नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम क्लास चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेकर आ रहा हूं आप सभी लोगों के लिए प्रश्नावली 1.2 जो कि क्लास 10th की मैथ है। इसमें आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें इसका जो पहला सवाल है वो 140, फर्स्ट 140 इसका गुणनखंड करना है आपको। तो इधर गुणनखंड करके देखते हैं। तो 140 इसको हम 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 70, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पर 35, फिर ये जाएगा 5 से, 5 सत्ते 35 और ये 7 से। आज हमें जो प्राप्त हुआ है संख्या, वो संख्याएं प्राप्त हुई हैं 2 × 2 × 5 × 7। हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 × 7 जो कि एक अभाज्य गुणनफल है। यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्या है। तो दूसरा है इसका, वो है 156। तो 156 को गुणनखंड करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से ले जाएंगे तो 2 सत्ते 14, 1 15, 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 तियाँ 6, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 13 तियाँ 39, 13 से जाएगा 1 12। इसमें हमें प्राप्त हुआ कि 2 × 2 × 3 × 13। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 × 13। ये हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है तीसरा कह रहा है कि 3825, इधर लिख लेते हैं 3825। हम 3825 का गुणनखंड करेंगे इधर। तो 3825 अब हमें लास्ट में दिख रही है कि जो संख्या है वो 5 से कट रही है, तो हम सीधा इसे 5 से काटेंगे। ये जो लास्ट की 2 संख्या है ये 5 का मल्टीप्लाई में आता है, इसलिए हम 5 से इसे भाग देंगे। तो 5 सत्ते 35, 3 38, 32 और 5 36, 2 32, 25 55 25। फिर 5 से जा सकता है तो 5 से फिर देंगे। तो 5 एकम 5, 2 7, 26 55 25, 1 26 15, 5 3 15। अब ये होगा 153। 153 किससे कटेगा? 2 से तो कटेगा नहीं। 5 3 8 1 9, ये 3 से कट जाएगा। तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा तो ये 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 से ये जाएगा एक बार। तो हमें प्राप्त हुआ कि 5 × 5 × 3 × 3 × 17। हम इसे लिख सकते हैं कि 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 जो कि एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में परिवर्तित हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें चौथा है, वो कह रहा है कि 5005 का गुणनखंड करना है। तो इधर लिख लेते हैं 5005। जब हम इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ फिर ये लास्ट की संख्या है वो 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, इसलिए हम सीधा 5 से इसे विभाजित करेंगे। तो 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। अभी जो 1001 है ये किससे विभाजित होगी? ये 2 से तो होगी नहीं, 3 से भी नहीं होगी। 7 से देखते हैं। 7 एकम 7, 3 10 3, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 से कट जाएगी। तो 7 एकम 7, 3 10 30, 7 चौक 28, 28 2 30 21, 7 तिया 21। अभी किससे कटेगा? 4 3 7 और 1 8। ये करीब 11 से कट जाएगा। देखते हैं 11 एकम 11, 3 14 33, 11 3 33। अब चले जाते हैं 13 से। 13 एकम 13। अब हमें इसमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई है 5 × 7 × 11 × 13। यही अभाज्य गुणनखंड है। आइए देखते हैं पहले का 5वां 74 29। हम इसका गुणनखंड करके देखते हैं। 74 29 17 से कटेगी। 17 चौका 68, 68 और 6 74 62 हो गया। तो 17 तिया 51, 51 और
11 62 119, 17 7 119। अब इसे देखते हैं 437 किससे कटता है, तो ये 17 दूना 34, 34 होना 43 97 तो कटेगा नहीं। 19 से देखते हैं तो 19 दूना 38, 38 और 5 57, 19 से कट जाएगा। 19 दूना 38, 38 और 5 43 57 और 19 3 57, 23 से जाएगा, 23 एकम 23। तो हमें प्राप्त हुआ 17 × 19 × 23, यही हमारा आंसर है। सबसे पहले हम पहले को हल करते हैं, तो इसका तो पहले हम एचसीएफ निकाल लेते हैं। 26 एचसीएफ ज्ञात करने के लिए पहले इसे गुणनखंड करेंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6। अब ये 13 से जाएगा, 13 एकम 13, और जो 91 है इसका फैक्टर करेंगे पहले, तो ये आ जाएगा, 2 से जाएगा नहीं है, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 2 चौक 8 5, 13 से जाएगा ये, 13 7 91, 7 एकम 7। अब इन दोनों में हमें देखना है कॉमन कौन है, तो 26 का जब हम फैक्टर किया तो हमें प्राप्त होता है 2 × 13, और कॉमन जब हमने 91 का फैक्टर किया तो हमें प्राप्त हुआ 13 × 7। तो यहाँ हमें ये संख्याएं जो 13 है ये हमें कॉमन मिल रही है, तो एचसीएफ इक्वल टू 13। हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें एक फिर से फैक्टर करना पड़ेगा जो कि 26, 91 दोनों का फैक्टर होगा। तो हम 2 से करते हैं तो 13 दूनी 26, 91 आ जाएगा इसे, फिर 13 से, 13 एकम 13, 13 7 91, 7 से जाएगा तो 7 एकम 7। अब जो हमें एलसीएम प्राप्त हुआ, एलसीएम इक्वल टू 2 × 13 × 7। अब इसे हल करते हैं तो 13 दूनी 26, और 26 को 7 से गुणा करके देख लेते हैं, 26 × 7, तो 7 6 42 के 2, और 7 दूनी 14 और 4 18। ये एलसीएम हमें प्राप्त होता है 182। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 510 और 92। तो फिर हम वही 510 का फैक्टर ज्ञात करते हैं सबसे पहले, तो इसको हम सीधा 5 से भाग देते हैं, 5 एकम 5 0, 5 दूनी 10। 2 से देखते हैं तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, फिर ये जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 2 21, 3 7 21, 17 एकम 17। हमें जो 510 का फैक्टर प्राप्त हुआ, 510 इक्वल टू 5 × 2 × 3 × 17। अब ये 92 है, इसका फैक्टर करके देखते हैं क्या आता है। 92, तो 2 से देखते हैं सबसे पहले, तो 2 चौक 8, 2 6 12, 23 दूना 46, 23 एकम 23। जो हमें 92 का फैक्टर मिला वो मिल रहा है 2 × 2 × 23। तो हमें जो एचसीएफ प्राप्त हुआ वो है 2, क्योंकि जो ये 2 है वो हमें 510 तथा 92 दोनों में मिलता है, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 2। एलसीएम ज्ञात करेंगे इसका, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें 510 और 92 दोनों का फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। तो 510 कमा 92, इसका फैक्टर ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले छोटी संख्याओं से फैक्टर शुरू करते हैं। तो 2 से देखते हैं, 2 दूनी 4, 1 5 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, कामा 2 चौक 8, 2 6 12। फिर अब लेते हैं 2 से, तो 225 तो कटेगा नहीं 2 से, तो इसे ऐसे ही ले लेते हैं, और इसे 23, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 5 से काटते हैं, 5 से तो 25, 5 एकम 5 23। अब हम फिर काटते हैं इसे, 3 से काट लेते हैं, तो 17 3 51 कमा 23। जो हमें एलसीएम प्राप्त होता है वो एलसीएम प्राप्त होगा 2 × 2 × 3 × 5 ×
17 इंटू 23। अब इसे हम हल करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आता है। हल करने के बाद हमें प्राप्त होगा कि इसको जब हम हल करेंगे एलसीएम को तो हमें प्राप्त होगा 23,460, 23,460 जो कि आपका आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा है 336 और 54। अब इसका फैक्टर करते हैं। पहले तो हम 336 को फैक्टर कर लेते हैं। 336 का जब हम फैक्टर करेंगे तो हम छोटी संख्या से शुरू करते हैं, 2 से। 2 एकम 2, हासिल आई 1, इधर 13, 2 छक 12, 1 13, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से जाएंगे 3 सते 21। फिर 7 से जाएंगे 7 एकम 7। जो हमें 336 का फैक्टर मिला वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब हम देखते हैं 54 का फैक्टर। 54 के फैक्टर में हमें क्या प्राप्त होता है? 54 तो पहले 2 से भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 5 14, 2 सत्ते 14। फिर 3 से देखते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम 3। जो हमें 54 का फैक्टर मिला वो है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें यहाँ 2 कॉमन संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक तो ये 2 है और एक 3। अतः HCF इक्वल टू 2 इंटू 3, तो HCF इक्वल टू 6। हमारा जो HCF होगा वो 6 प्राप्त होगा। अब LCM देखते हैं, LCM क्या प्राप्त होगा? LCM तो LCM प्राप्त करने के लिए हम 336 और 54 भाग देकर देखते हैं, इनका गुणनखंड करके देखते हैं 54। फिर हम 2 से देखते हैं, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16 का ये 54 है, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से जाएंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 27 का 27 आ जाएगा। फिर 2 से जाएंगे तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 27 का 27 ये रहेगा। फिर जाएंगे 2 से तो ये मिलेगा हमें 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 27 का 27 प्राप्त हो जाएगा। अब जाएंगे 3 के साथ, तो 3 सते 21, 3 9 27। फिर 3 से जाएंगे हम तो 7 वैसे ही आ जाएगा, चूंकि 7 3 से कटता नहीं है तो अब 7 को ऐसे ही ले लेंगे और 3 तिया 9। फिर हम 3 से जाएंगे तो 7 ऐसे ही आ जाएगा, 3 एकम 3। फिर 7 से जाएंगे 7 एकम 7। अब जो हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ LCM, तो LCM हमें मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 बार तो 2 आया है, फिर 3 बार 3 आया, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब हम इसे हल कर लेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 3 48, तो 48 इंटू 3 तिरका 9, 9 सते 63। अब जब हम इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा हम इसको गुणा कर लेते हैं 63 इंटू 48, तो 8 तिरिक 24 के 4 और 8 छक 48, 48 2 50। 8 तिरिक 24 के 4 और 8 छक 48 2 50, 4 ते 12 के 2 और 4 छक 24 और 1 25। 4 के 4 इसे जोड़ेंगे जब तो 4 के 4 आ जाएगा, 2 5 5 10 के 0 और 2 1 3। जो हमें LCM प्राप्त होगा वो हमारा LCM होगा 3024। यही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। इसका HCF और LCM ज्ञात करना है, तो 12 15 और 21 का। तो हम पहले इसका गुणनखंड करते हैं 12 का, तो 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। इसका जो गुणनखंड प्राप्त हुआ हमें वो है 2 इंटू 2 इंटू 3। हम देख लेते हैं 15 का, तो हम सबसे पहले इसे 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15
अब यहाँ 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, तो हमें जो इसका गुणनखंड प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 3 × 5। अब देखते हैं 21 का, तो 21 का जब हम गुणाखंड करेंगे तो हम 3 से जाएंगे, 3 × 7 = 21, 7 से जाएंगे, 7 एकम 7, इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होता है 3 × 7। तो हमें जब HCF ज्ञात करना है इन सभी का, तो HCF = इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, अतः जो HCF होगा वो 3 होगा। LCM ज्ञात करने के लिए हम फिर से एक बार इनका गुणनखंड करेंगे तीनों का एक साथ में, तो 12, 15, 21 इसका गुणनखंड करेंगे तो हम सबसे पहले 3 से जाते हैं, तो 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। अब हमें यहाँ जब देख रहे हैं हम, तो यहाँ पर सभी अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि जो 4 है ये केवल भाज्य और 2 से, तो हम इसे सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो LCM = 3 × 4 × 5 × 7। तो अब इनका मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 3 × 4 = 12, 5 × 60 और 60 × 7 = 420। तो हमें यहाँ HCF 3 प्राप्त होता है और LCM जो है वो 420। यही आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्या है। सबसे पहले इसे मिटाकर फिर देखते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरे में दिया है कि तीसरा का दूसरा जो है वो है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 इनका गुणनखंड करके HCF और LCM ज्ञात करना है। तो ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। जो आपको बोर्ड पे तीनों संख्याएं दिख रही हैं ये तीनों अभाज्य हैं, इसलिए जो हमें HCF प्राप्त होगा तो HCF जो होगा HCF वो 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें से केवल एक ही कॉमन है, तीनों में एक कॉमन है और कोई अन्य संख्याएं कॉमन नहीं है। और जो LCM है LCM वो होगा 17 × 23 × 29। इन तीनों का गुणनफल ही LCM होगा। तो आइए देखते हैं, पहले इसे गुणा कर लेते हैं। तो 23 × 17, तो 17 × 3 = 51 के 1, 17 दूना 34, 34 और 5 = 39। अब जो है 391 है, इसमें 29 का गुणा करके देखते हैं। तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1, 9 3 27, 27 और 8 35, 27 8 35। अब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 और 2 3 6 और 1 7। जोड़ेंगे इनको जब तो हमें 9, 2 और 1 3, 8 5 13 के 3, 3 और 7 10 और 1 11। जो हमें संख्या प्राप्त होगी वो 11,339 प्राप्त होगी। 11,339। दूसरे के तीसरे में है 8, 9 और 25। इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर वही संख्या आ गई, जो ये 8, 9 और 25, इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, इसमें केवल एक कॉमन है, एक इसमें है, एक इसमें, एक इसमें। अतः जो HCF होगा HCF वो होगा 1, क्योंकि इन तीनों संख्याओं में कोई अन्य संख्याएं कॉमन नहीं है, इसलिए इनका HCF 1 प्राप्त होगा। LCM, अब इसके LCM को देखते हैं। तो जब हम इनका LCM लेंगे तो फिर जो तीनों संख्याएं हैं इनमें कोई कॉमन नहीं है, फिर तो इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन ही हमारा HCM होगा 25। तो आइए गुणा करके देखते हैं क्या है। 8 9 72 × 25। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो होगा 25 दूना 50 के 0 और 25 7 175, 175 और 5 180। तो इसको 180, तो हमारा LCM हो गया 1800 और जो HCF है वो 1। यही आपका आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये कह रहा है कि HCF इक्वल टू HCF 306 ब्रैकेट में 306, 657 इज इक्वल टू 9।
दिया है। तो एलसीएम 306, 557 ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए तो हमें इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एक सूत्र पढ़े हैं कि ये इंटू बी अपान एच सी एफ। तो हम यहाँ पर ए के स्थान पर 306 कमा बी के स्थान पर 657 को रख देंगे। एच सी एफ 9 दे रखा है हमें, तो हम 9 से काटते हैं, कौन कटेगा? तो 9 त्रिक 27 के 9 त्रिक 27 हासिल आई 3, 36, 9 चौक 36। तो जो हमें एलसीएम प्राप्त होगा वो 34 इंटू 657। आइए इधर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 657 इंटू 34, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 4 सते 28 के 8, 4 पंचे 20 और 2 22 के 2, 4 छक 24, 24 और 2 26, फिर 3 से, तो 3 सते 21 के 1, 3 पचे 15 और 2 17 के 7, 3 छक 18, 18 और 1 19, 8 के 8, इसे जब जोड़ेंगे तो 8 में शून्य जोड़ेंगे 8, 2 और 1 3, 6 और 7 13 के 3, और 9 2 11 1 12 के 2, 1 1 2। जो हमें संख्या प्राप्त हुई एलसीएम इज इक्वल टू एलसीएम 22 33 8। ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कह रहा है कि जांच कीजिए कि आप किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 हो सकता है। तो जांच करना है कि प्राकृतिक संख्या n, प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n के लिए संख्या 6 की पावर n का जो अंक है वो 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है, तो हल करते हैं इसे। सबसे पहले जो यहाँ 6 है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकते हैं। तो जब हमें संख्या 6 की पावर n का अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए तो हमें 6 का एक मल्टीप्लाई गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में प्राप्त होना चाहिए, तभी हमें लास्ट का अंक जो है वो हमें शून्य प्राप्त होगा। तो जब 2 की पावर 3 इस 6 की पावर n में कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसका गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप में हो सके, इसलिए यह संख्या का अंक जो है वो कभी शून्य नहीं हो सकता। अतः इस संख्या में कभी भी शून्य अंक प्राप्त नहीं होगा। जो हमारा ये 6 है इसका गुणनखंड 2 इंटू 3 के रूप में हम कर सकते हैं, और 6 में हमें ऐसा गुणनखंड चाहिए जो कि 2 इंटू 5 के रूप में हो, जो कि मिलना असंभव, क्योंकि जब तक हमें 2 इंटू 5 के रूप में कोई गुणनखंड नहीं मिलेगा तब तक हमें संख्या शून्य प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जो ये 6 की पावर n है ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तो यही था, पहले इसे साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि व्याख्या
कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस के 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 2 × 1 प्लस के 1 प्लस के 5 सॉरी प्लस के 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं? हमें बताना है कि ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो आइए इसे हल करते हैं। हम सबसे पहले इसे इतनी को लेते हैं तो हमें देखने को मिलता है 7 × 11 × 13 प्लस के 13। तो हमें इसमें कामन देखने को मिलता है 13 संख्या जो है ये हमें कामन देखने को मिल रही है। तो हम 13 को कामन ले लेते हैं, तब हमें मिलता है 7 × 11 प्लस के 1। अब इसे हल करेंगे तो 13 × 11 × 77 प्लस के 1, तो 13 × 77 और 1 78। अब हम इसके भी पास में गुणा 1 लगा सकते हैं, क्योंकि 1 का मान जब 1 से गुणा करते हैं तो मान वही रहता है। अब यह संख्या, अतः जो यह संख्या है वह 2 से अधिक गुणनखंड के रूप में है, अतः यह भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं हैं। जब कोई संख्या का गुणनखंड 2 या 2 से अधिक होती है तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ देखिए आप 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या। अब इसे देख लेते हैं। इसमें हमें दिख रहा है ये जो 5 है वो कामन दिख रहा है, तो हम 5 को कामन ले लेते हैं। तो ये होगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस के 1। अब हल करेंगे इसे तो प्राप्त होगा 7 × 6 42 42 × 4 3 12 दूना 24 प्लस के 1। तो 5 को इधर कामन रखते हैं, तो अब इधर गुणा कर लेते हैं 24 और 42 को। 42 × 24, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 8 6 4 10 के 0, 8 1 9 1 10। हमें यहाँ 1008 प्राप्त होगा, तो 1008 प्लस के 1। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 × 1009। इसके भी लास्ट में हम 1 लिख सकते हैं। तो अतः हमें यहाँ पर फिर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हुए, अतः यह भी एक भाज्य संख्या है क्योंकि यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं, जहाँ से 1 5 हो गया, एक ये 1009 हो गया और यहाँ पर 1। जब ये यहाँ पर 3 गुणनखंड है, अतः ये 2 से अधिक है, इसलिए जब 2 से अधिक गुणनखंड हो तब वो भाज्य संख्याएं होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हम इसे साफ कर लेते हैं। तब तक आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए कैसे लगेगा क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कह रहा है कि किसी खेल के मैदान में, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा इसलिए इसे लिखेंगे नहीं, पढ़ के ही बताएंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया है, सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, और
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि है, उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वह दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। ये वृत्ताकार पथ है एक। अब यहां पर दोनों खड़े हैं। जब सोनिया चलती है यहां से तो इसे 18 मिनट लगते हैं, और जब रवि चलता है, ये सोनिया का पथ है, ये रवि का। अगर रवि चलता है तो 12 मिनट में हल कर लेता है, एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो यदि दोनों एक ही स्थान से साथ में चलना प्रारंभ करें, दोनों एक ही स्थान में साथ में चलना प्रारंभ करें, एक ही स्थान से, मान लो यहाँ पर है दोनों, अब एक ही स्थान से साथ में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे? वो कितने समय बाद एक ही स्थान पर पहुंच जाएंगे? तो आइए हल करते हैं, देखते हैं कि अब हमें यहाँ पर जब दोनों एक ही साथ में चलते हैं तो उनका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो आएगा। तो यहाँ पर उनका एलसीएम लेते हैं 18, 12, तो इसे हम 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 3 से काटेंगे, 3 3 9 और 3 दूनी 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, 2 बच गया, 2 से एक बार, 2 एकम 2। अब जो हमें यहाँ समय लगेगा वो है 2 × 2 × 3 × 3। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 मिनट। सोनिया और रवि को पुनः प्रारंभिक स्थान में पहुंचने पर 36 मिनट लगेंगे। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.2 समाप्त होता है। मिलते हैं आपको प्रश्नावली 1.3 में, तब तक के लिए जय हिंद।